Hello students, so this is the second video of explanation of lesson number 3, planning a surprise. So you can open page number 31 of your textbook. We were in this paragraph, we have to start from the second paragraph. The clock struck. The clock struck 6 and having swept the hearth, Beth put a pair of slippers down to warm. तो clock struck 6 मतलब कि शाम के 6 बज गए. And having swept the hearth, hearth मतलब floor of the fireplace, means जहाँ पे आग जलाते थे घर में उस जगह पे को hearth बोलते हैं. Then having swept the hearth, hearth को मतलब उसने hearth को झाड़ू लगाया, मतलब क्लीन किया. Sweeping मतलब झाड़ू लगाया. Beth put a pair of slippers down to warm. तो she put a pair of slippers near the hearth, near the fireplace to warm, ताकि वो slippers थोड़े से warm हो जाएं क्योंकि बहुत ठंड थी. Somehow the sight of the old shoes had a good effect upon the girls, for mother was coming. What do we understand by this sentence? Mother was coming, that means their mother must be out for work and she would be coming and she was wearing old shoes. So इसीलिए लिखा है कि sight of old shoes had a good effect upon the girls. And everyone brightened to welcome her. हर कोई उसको वेलकम करने के लिए खुश हो जाता था. Meg stopped lecturing and lighted the lamp. Meg क्या करती थी? लेक्चरिंग, बिकॉज शी वॉज द एल्डेस्ट सिस्टर, तो सबको वो लेक्चर करती थी, कुछ भाषण देती थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस देती थी. एंड शी लाइटेड द लैम्प, मतलब शाम के 6 बज गए, इवनिंग हो गई, अंधेरा हो गया था. शी लाइटेड द लैम्प. एमी गॉट आउट ऑफ द ईजी चेयर विदाउट बींग आस्क्ड. सो एमी गॉट आउट, दैट मीन्स उस ईजी चेयर से उठ गई. And Joe forgot how tired she was as she sat up to hold the slippers nearer to the blaze. And Joe forgot how tired she was. यानी कि जो बहुत थक गई थी, बट शी forgot, दैट मीन्स कि मम्मी के आने की खुशी में वो सब भूल गई. एंड शी होल्ड द स्लीपर्स नियरर टू द ब्लेज. ब्लेज मीन्स फायर, तो उसने वो स्लीपर्स और नज़दीक लेके आए फायर के, ताकि और गर्म हो जाए. दे आर क्वाइट worn आउट. मामी मस्ट हैव अ न्यू पेयर. worn आउट मीन्स घिस गए हैं, तो वो स्लीपर्स के बारे में बात कर रही है कि चप्पल जो है वो घिस गए हैं. मामी मस्ट हैव अ न्यू पेयर. मामी मतलब यहाँ पे मम्मी को बोल रहे हैं, ठीक है. इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग द नेम. सो मम्मी को एक नया पैर ले लेना चाहिए. आई थॉट आई वुड गेट हर सम विथ माई डॉलर, सेड बेथ. तो बेथ ने क्या कहा कि मैंने सोचा मैं अपने डॉलर, मतलब डॉलर मीन्स मनी, आई वुड गेट हर सम विथ माई मनी. बेथ ने ये कहा. नो आई शैल क्राइड एमी. तो एमी ने क्राइड मतलब चिल्लाना हुआ यहाँ पे कि नहीं, मैं लेके दूंगी. आई एम द ओल्डेस्ट बिगैन मैग, बट जो कट इन विथ अ डिसाइड. अब मैग ने क्या कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ, बट जो कट इन विथ अ डिसाइड, यानी जो ने उसको बीच में ही काट दिया. आई एम द मैन ऑफ द फैमिली नाउ, पापा इज़ अवे एंड आई शेल प्रोवाइड द स्लीपर्स. अब उस जो ने क्या कहा, नो आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, पापा नहीं है तो मैं हूँ मैन ऑफ द फैमिली, and I shall provide the slippers, for he told me to take special care of mother while he was gone. तो अब जो कह रही कि नहीं, पापा ने मुझे कहा था मम्मी का ध्यान रखना, तो मैं प्रोवाइड करूँगी स्लीपर्स. I'll tell you what we'll do, said Beth. फिर बेथ ने क्या कहा, अच्छा मैं बताती हूँ हम सब क्या करते हैं. Let's each get her something for Christmas and not get anything for ourselves. तो अब क्योंकि क्रिसमस आ रहा था, दिसंबर है, तो बेथ ने क्या कहा कि हम सब मम्मी को कुछ लेके देते हैं और इस बार हम अपने लिए कुछ नहीं लेके. जैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली इज़ अ वेरी ग्रेट फेस्टिवल, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, वैसे अमेरिका में क्रिसमस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड पीपल डू ऑल द शॉपिंग एंड बाइंग ऑन दैट फेस्टिवल. सो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम सब मम्मी को कुछ लेके देते हैं और हम इस बार हम क्रिसमस पे अपने लिए कुछ नहीं लेंगे. दैट्स लाइक यू डियर, वॉट विल वी गेट, एक्सक्लेम्ड जो. तो जो ने कहा हाँ ये तो बात सही कही. तो दैट्स लाइक यू डियर, यानी ये तुम तो अच्छी हो इसलिए तुमने ऐसी बात कही. वॉट विल गेट, अब फिर उन्होंने सोचा अब हम क्या लेंगे. एवरी वन थॉट सोबरली फॉर अ मिनट. सोबरली मीन्स सीरियसली, सबने सीरियसली सोचा. देन मैग अनाउंस्ड एज इफ द आइडिया वॉज सजेस्टेड बाय द साइट ऑफ हर ओन प्रेटी हैंड्स. फिर मैग ने ऐसे डिसाइड किया जैसे उसको अपने हाथों में से कुछ अच्छा सा आइडिया आ गया. आई शैल गिव हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स.
बिकॉज मैग निटिंग करती थी तो उसको लगा कि अपने हाथ से वो ग्लव्स जो है मम्मा को निटिंग करके देगी. यू कैन टर्न द पेज. आर्मी शूज़ बेस्ट टू बी हैड क्राइड जो. अब जो ने क्या कहा, आर्मी शूज़ लेके देते हैं मम्मी को. सम हैंडकरचीफ्स ऑल हेम्ड सेड बेथ. बेथ ने क्या कहा, कुछ हैंडकरचीफ्स लेके देते हैं. ऑल हेम्ड, हेम्ड का मतलब सिलाई करा हुआ अंदर से. जैसे आप कोई भी चीज़ को किसी के बॉर्डर को फोल्ड करके अंदर से उसको सिलाई कर देते हैं, उसको हेमिंग कहते हैं. सो उसने कहा कि हेम्ड लेके देते हैं हैंडकरचीफ्स. I'll get a little bottle of cologne. Cologne means perfume. She likes it and it won't cost much, so I'll have some left to buy my pencils. Added Emmy. अब एमी ने क्या कहा कि मैं उसको परफ्यूम लेके दूंगी और बहुत, इट विल नॉट कॉस्ट मच, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा और मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचेगा टू बाय माई पेंसिल्स. हाउ विल वी गिव द थिंग्स आस्क्ड मैग. मैग ने पूछा अब देंगे कैसे. Put them on the table and bring her in and see her open the bundles. Don't you remember what we used to do on our birthdays? Answered Joe. तो जो ने क्या कहा कि उनको सबको टेबल पे ला के रख देना गिफ्ट्स को, फिर उनको अंदर आके फिर उनको बोलना कि ये आपका क्रिसमस गिफ्ट है और वील सी हर ओपन द बंडल्स. हम बर्थडेज पे ऐसा ही करते थे, याद नहीं है क्या. दिस इज़ वॉट जो आंसर्ड. I used to be so frightened when it was my turn to sit in the chair with the crown on and see you all coming marching round to give me the presents. With a kiss. I liked the things and the kisses, but it was dreadful to have you sit looking at me while I opened the bundles, said Beth. अब Beth ने क्या कहा कि हाँ मुझे ये उनके चारों सिस्टर्स का एक रिचुअल होगा कि एक चेयर, इनके घर में स्पेशल चेयर होगी, जिसका भी बर्थडे हो तो वो स्पेशल चेयर पे बैठेगा और हर कोई आएगा और उनको गिफ्ट देगा. गिफ्ट के साथ दे विल गिव हर अ किस एंड देन दे विल सी हर ओपनिंग द बंडल्स, द गिफ्ट बंडल्स. तो बेथ ऐसा कह रही है कि मुझे ऑकवर्ड भी लगता था बहुत. गिफ्ट्स अच्छी लगती थी, आपका किसेस भी अच्छा लगता था, लेकिन बहुत ऑकवर्ड लगता था. ड्रेडफुल मतलब डरावना. यहाँ पे मतलब वैसा डरावना नहीं, पर अजीब लगता था कि सब मैं गिफ्ट्स खोलते हुए मुझे सब देख रहे हैं. सेड बेथ who was toasting her face and the bread for tea at the same time. Toasting her face मतलब वो अपने फेस को सच में टोस्ट नहीं कर रही थी, मतलब वार्म कर रही थी, एंड ब्रेड को भी साथ में टोस्ट कर रही थी फॉर टी एट द सेम टाइम. लेट मामी थिंक वी आर गेटिंग थिंग्स फॉर आवर सेल्व्स एंड देन सरप्राइज हर. तो मम्मी को ऐसा सोचने दो कि हम अपने लिए कुछ चीज़ें ले रहे हैं, फिर उनको लास्ट में पता चलेगा कि हमने उनको सरप्राइज दिया. वी मस्ट गो शॉपिंग टुमारो आफ्टरनून. तो हम कल दोपहर में शॉपिंग चलते हैं. मैग देर इज़ सो मच टू डू अबाउट द प्ले फॉर क्रिसमस नाइट, सेड जो. फिर ये भी कहा कि हम कल शॉपिंग चलते हैं, और जो ने और क्या कहा कि क्रिसमस प्ले के लिए भी बहुत तैयारी करनी है. सो ऑल दीज गर्ल्स ऑल्सो यूज टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिसमस प्ले, मार्चिंग अप एंड डाउन विथ हर हैंड्स बिहाइंड अ बैक एंड अ नोज इन द एयर. सो अब तक आपने क्या देखा कि चारों सिस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि हम मम्मी को क्या गिफ्ट देंगे, कैसे गिफ्ट देंगे, और वो शॉपिंग की, कल अगले दिन वो शॉपिंग की जाने की बात कर रहे हैं. इसके साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि क्रिसमस प्ले के लिए उनको प्रैक्टिस करना बाकी है. ओके. I don't mean to act any more after this time. I am getting too old for such things, observed Meg. Meg ने क्या कहा कि अब मैं बहुत बड़ी हो रही हूँ, एक्टिंग वैक्टिंग मुझे नहीं करना. आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर सच थिंग्स. उसको एक्टिंग नहीं करनी. हु वॉज एज मच एज अ चाइल्ड एज एवर अबाउट ड्रेसिंग अप फ्रॉलिक्स. ड्रेसिंग अप फ्रॉलिक्स मतलब फन. ड्रेसिंग अप यानी कि मैग को ड्रेसिंग अप होना, अलग अलग ड्रेसेस पहनना, तैयार होना अच्छा लगता था. शी यूज टू फाइंड इट वेरी फ्रॉलिक यानी कि फन एंड लविंग. You won't stop, I know, as long as you can trail around in a white gown with your hair down and wear gold paper jewelry. तो उसको क्या कहा, जो ने कहा कि तुम ये कह तो रही हो लेकिन तुम रुकोगी नहीं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेती हो. यू आर इन अ वाइट गाउन विथ योर हेयर डाउन एंड वेयरिंग गोल्ड पेपर ज्वेलरी. यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव गॉट. तो जो उसको कहती है मैग को कि नहीं तुमको अच्छा लगता है वाइट गाउन पहन के और गोल्ड पेपर ज्वेलरी पहन के, तुमको अच्छा लगता है और तुम बहुत अच्छी है, यू आर अ बेस्ट एक्ट्रेस.
एंड देयर विल बी एंड ऑफ एवरीथिंग इफ़ यू क्विट द बोर्ड्स. क्विट द बोर्ड्स मतलब छोड़ देना, एक्टिंग छोड़ देना. जो ने उसको ये कहा. फिर ये भी कहा वी ऑट टू रिहर्स टू नाइट. ऑट मतलब मस्ट, हमको आज प्रैक्टिस करनी चाहिए. कम हियर एमी एंड डू द फेंटिंग सीन फॉर यू आर एज स्टिफ एज अ पोकर इन दैट. फिर उसने जो ने एमी को बुलाया कि आओ तुम और फेंटिंग सीन, फेंटिंग मतलब बेहोश होने वाला सीन की प्रैक्टिस करो. यू आर एज स्टिफ एज अ पोकर यानी बहुत ही इनफ्लेक्सिबल हो, ऐसा लगता है कि तुम बेहोश ठीक से होती, मतलब एक्टिंग नहीं लगती, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल लगती हो, बहुत ही रिजिड लगती हो. स्टिफ मतलब रिजिड. आई डोंट सी हाउ यू कैन राइट एंड एक्ट सच स्प्लेंडेड थिंग्स जो, यू आर अ रेगुलर शेक्सपियर. अब बेथ क्या कहती है, जो को कहती है कि तुम स्प्लेंडेड मतलब इम्प्रेसिव, स्प्लेंडेड का मतलब इम्प्रेसिव. तो बेथ जो है वो जो की तारीफ़ कर रही कि तुम बहुत ही बढ़िया कहानी लिखती हो और यू आर अ रेगुलर शेक्सपियर. शेक्सपियर इज़ अ फेमस ऑथर. Beth, who firmly believed that her sisters were gifted with wonderful genius in all things. So Beth को ऐसा लगता है कि उसकी हर सिस्टर को कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई टैलेंट है. Pleased by her sister's compliment, Joe got ready to play the part from a favorite play. अब जो ने कॉम्प्लीमेंट, बेथ ने जो को कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो और खुश हो गई और वो कुछ प्ले का प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गई. अब इसमें डायलॉग है प्ले में. इज़ दैट अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी. डैगर का मतलब खंजर होता है. दैट आई सी बिफोर मी, शी मटर्ड, रोलिंग हर आइज एंड क्लचिंग एट द एयर एज शी हैज़ सीन अ फेमस ट्रेजेडी डू. तो वो एक कोई फेमस कोई प्ले का हिस्सा प्ले कर रही थी जिसमें खंजर है और उसको खंजर को ऐसे हवा में घुमा रही थी. तो बाद में किसने कहा, मैग ने कहा नो इट्स द टोस्टिंग फॉर्क with mother's shoe on it instead of the bread. Beth stayed struck. तो इस तरह से उसको मैग ने उसकी मस्ती की कि नहीं ये डैगर नहीं है, ये तो टोस्टिंग फॉर्क है, जिससे तुम अभी ब्रेड सेक रही थी ना, ये वो है. तुम मतलब स्टेज की दुनिया में चली गई, तुम यहाँ आओ वापस. ऐसा करते वो हंसने लगे और द रिहर्सल एंडेड इन अ जनरल बर्स्ट ऑफ लाफ्टर. तो इस तरह से उनका रिहर्सल जो है वो ख़त्म हो गया. हंसते हंसते ये लोग जो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे वो ख़त्म हो गया और ये हंस रहे थे चारों. सो दिस फिनिशेज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन इट पार्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो अभी 2 पार्ट्स को आप अच्छे से आप बार बार देखोगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी चैप्टर वेल. नेक्स्ट 3rd पार्ट विल बी in the next video. Okay, thank you.